हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसका पार्ट 2 होने वाला है ये, और यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 1 पार्ट 2 ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम कंटेंट्स देखने वाले हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहला है इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं, कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं क्या नहीं होते, आर्किटेक्चर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं उन सब चीज़ों की। फिर हम आगे देखते हैं तो आता है इंटेलिजेंट सिस्टम, कि इंटेलिजेंट सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें। फिर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एआई के, वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, कि क्या क्या फॉर्मल डिस्क्रिप्शन, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका फॉर्मल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है एजेंट की हेल्प से, या फिर कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एजेंट प्रोग्राम से। जी हाँ, एजेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा यूनिट नंबर 1, अगर आप यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि उसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 को। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि क्या क्या एजेंट्स होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। चलिए फिर भी एक बार रिविजन के लिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। इट कैन बी एनीथिंग दैट प्रिजर्व इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स। ये कुछ भी हो सकता है जो कि एनवायरनमेंट के थ्रू काम करते हैं, सेंसर्स होते हैं उनके अंदर। और एक्ट अपॉन एनवायरनमेंट थ्रू एक्यूटेटर्स, और जो ये जो एनवायरनमेंट होता है ये काम किसके थ्रू करता है, एक्यूटेटर्स के थ्रू करता है। ठीक है। एजेंट रन्स इन साइकिल ऑफ परसीविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। जो एजेंट होता है वो काम क्या करता है, साइकिल चलाता है किसकी, परसीविंग की, मतलब डेटा लेना, सोचना और उसके ऊपर काम करना। ठीक है। एजेंट क्या क्या किससे मिलकर के बना होता है, आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम से मिलकर के बना हुआ होता है। तो बस ये हमारे एजेंट्स हैं, और इसी के ऊपर जो है हमारी आगे की चीज़ है एजेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 टाइप के हमारे एजेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो अगर हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला होता है दीज आर दी सिंपल एजेंट्स। ये बिल्कुल सिंपल एजेंट्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दीज एजेंट्स टेक डिसीजंस, ये डिसीजंस को लेते हैं किस बेसिस पे लेते हैं, जो करंट परसेप्शन होता है उसके ऊपर लेते हैं। करंट परसेप्शन का मतलब कि मान के चलिए कि अभी कुछ ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उसी के ऊपर ये डिसीजन लेंगे कि इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट किया जाए या नहीं किया जाए। मान के चलिए कि आपने कई बार देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर कि एक ही टोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा, जैसे एक रन अवे एक रिंगटोन थी, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करी थी एक टाइम पर, आज के टाइम में नहीं करती है, तो वो उनका करंट परसेप्शन था। ठीक है, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा ट्रेंड कर गई। तो इग्नोर द रेस्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री की परसेप्शन है उन सबको क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले और भी ट्रेंड्स आए थे, तो लेकिन अब वो ट्रेंड्स नहीं चलते हैं, तो ट्रेंड्स टाइमली चेंज होते हैं। तो वैसे ही ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, करंट चीज़ों के ऊपर ये डिसीजन लेता है, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको ये इग्नोर कर देता है टोटली। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा only succeed in fully observable environment। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान के चलिए कि आपकी क्लास है और आप 1-to-1 ट्यूशन लेते हैं, तो जो टीचर होता है वो आपके ऊपर क्या करता है, फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होता है, नहीं होता है वो, क्योंकि 1-to-1 होता है। तो आप जो आपका टीचर होता है वो खाली आप पर ध्यान रखता है, कहीं और उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होता है ना, वो किसी और को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है, खाली आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ओनली सक्सीड इन फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। वर्क्स ऑन कंडीशन एक्शन रूल, तो किसके ऊपर काम करता है, कंडीशन एक्शन रूल के ऊपर काम करता है, मतलब कि जैसी कंडीशन वैसा एक्शन होगा, और उसको रूल के ऊपर काम करता है। विच मीन्स इट मैप्स द करंट स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब कि ये मैप क्या करता है, करंट स्टेट में जो एक्शन चल रहा होता है उसको ये मैप करता है, उसका ये रास्ता बताता है या फिर उसके थ्रू ये काम करता है। तो अगर हम इसका मॉडल देखें तो सबसे पहले ये जो पूरा बॉक्स है जी, इसके अंदर ये एजेंट लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट सबके अंदर आएगा, चारों के अंदर एनवायरनमेंट होता है, कॉमन होता है, ये आप याद रखिएगा। सेंसर्स हर किसी में रहेंगे, एक्यूटेटर्स हर किसी में रहेंगे, और उसके अलावा व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ भी हर किसी में रहेगा, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ भी हर चारों में रहेगा, ये कंपल्शन है। ओके जी,
तो आगे आगे आप देखोगे कि क्या क्या हो रहा है। तो क्या होगा, एनवायरनमेंट जो है अपनी परसेप्शन जो है सेंसर्स में गया, सेंसर से किस में गया, व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ में गया, फिर वहाँ पे प्रोसेस हुआ, वहाँ से आगे गया कंडीशन, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ पे गया। यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन एक्शन रूल काम करता है, यहाँ पे वो भी अपना इंटरफेयर देता है और यहाँ पे एक्यूटेटर्स में जाता है। एक्यूटेटर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जितना भी हमारा जो भी काम परसीव करने का काम होता है एनवायरनमेंट का, वो सेंसर्स के थ्रू होता है, और जितना भी एक्शन वाला काम होता है एनवायरनमेंट में वो कौन करता है, एक्यूटेटर्स करते हैं। तो बस ये जो एक्यूटेटर्स है इनका काम क्या है, एक्शन करने का। तो जो एक्शन है वो एनवायरनमेंट के अंदर कौन करता है, एक्यूटेटर्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, वर्क इन पार्शियल ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारी क्लास है, 40-30 बच्चों की क्लास होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी टीचर होती है वो हमारे ऊपर पार्शियल ऑब्जर्व कर रही होती है या फिर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि जो मॉडल होता है पार्शियली ऑब्जर्व करता है एनवायरनमेंट को, और ये ट्रैक करता है सिचुएशन को कि कौन सी सिचुएशन चल रही है, कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। फिर आता है, इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है मॉडल और दूसरा होता है इंटरनल स्टेट। तो अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड। नॉलेज किस चीज़ की देता है, हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड की देता है, कि चीज़ें दुनिया में किस तरीके से हो रही हैं। सो इट इज़ कॉल्ड मॉडल बेस्ड एजेंट, और इसको मॉडल बेस्ड एजेंट भी कह सकते हैं। दूसरा होता है इंटरनल स्टेट। इंटरनल स्टेट के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट स्टेट बेस्ड ऑन परसीव हिस्ट्री। मतलब कि जो हमारी हिस्ट्री, जो हमारा पिछला वाला था, जो हमारा सिंपल वाला था, सिंपल रिफ्लेक्स मॉडल, इसके अंदर क्या था, हिस्ट्री को हमने इग्नोर किया था, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या होता है हमारा, हम हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि हिस्ट्री को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मतलब हम यूज़ करते हैं इंटरनल स्टेट में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे हैव मॉडल विच इज़ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड बेस्ड ऑन मॉडल दे परफॉर्म एक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो ये जो मॉडल होता है ना, इसके अंदर ये काम करता है विच इज़ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर नॉलेज जो होती है वो पूरी दुनिया की होती है, और बेस्ड ऑन मॉडल दे परफॉर्म एक्शंस, और इसी मॉडल के ऊपर डिपेंड होकर के, बेस होकर के ये क्या करता है, एक्शंस को परफॉर्म करता है। फिर आगे आता है हमारा जी इसका मॉडल। तो ये जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, इसका भी एक मॉडल है। मतलब चारों की चारों जो हमारे एजेंट्स हैं ना, उन चारों का एक अलग अलग मॉडल है। तो हर मॉडल को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट था, इसका है ये मॉडल, और इस मॉडल के अंदर क्या क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें कॉमन थी, तो इसके अंदर भी वही चीज़ें कॉमन है। जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे वो सेंसर्स में गया, सेंसर्स से जो हमारा परसेप्शन है वो गया व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ में गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 चीज़ें अपना इंटरफेरेंस दिखाएंगी। तो सबसे पहला है स्टेट, दूसरा है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, एंड द थर्ड वन इज़ वाई व्हाट माई एक्शंस डू। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये इसके अंदर अपना इंटरफेरेंस करती हैं। अगर ये एक्सेप्टेबल होती हैं देन इट्स ओके, देन नेक्स्ट स्टेज में आएगी। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होती है तो ये वापस से स्टेट में जाती है, और वापस से ये साइकिल चलती रहती है जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसी कंडीशन यहाँ पे होती है वैसा एक्शन रूल होता है, जैसा कंडीशन वैसा एक्शन, और फिर उसके बाद वो इसमें जाता है व्हाट एक्शंस आई शुड डू नाउ के अंदर वो डिसीजंस लिए जाते हैं, और उसके बाद वो एक्यूटेटर में जाते हैं जिसका काम होता है एक्शन लेने का, और वो एक्शन लेके किस में डाल देता है, एनवायरनमेंट में डाल देता है। चलिए, कीप ट्रैक ऑफ करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड यूजिंग एन इंटरनल मॉडल एंड देन चूज एन एक्शन। ये की ट्रैक रखता है किस चीज़ का, करंट स्टेट का, वर्ल्ड की। वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड, यहाँ पे किस वर्ल्ड की बात हो रही है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो एजेंट है इसका तो वर्ल्ड यही है ना, तो ये किसकी बात करेगा, इसी वर्ल्ड की बात करेगा, राइट। तो ये किसका करंट स्टेट का ट्रैक रखता है, ये इस वर्ल्ड का ट्रैक रखता है यूजिंग एन इंटरनल मॉडल का यूज़ करके, एंड देन चूज एन एक्शन, और उसके बिहाफ पे ये एक एक्शन को चूज़ करता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा गोल बेस्ड एजेंट्स। तो गोल बेस्ड एजेंट्स का मतलब क्या होता है, द नॉलेज ऑफ करंट स्टेट एनवायरनमेंट इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू डिसाइड फॉर एन एजेंट टू व्हाट टू डू। मतलब कि एक जो नॉलेज होती है करंट स्टेट की, एनवायरनमेंट की, वही काफ़ी नहीं होती है कि आपको क्या डिसीजन लेना है या क्या डिसीजन नहीं लेना है। मान के चलिए कि अगर आपके CT1 में नंबर कम रह गए और CT2 में ज़्यादा आ गए, तो अब टीचर जो है वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि खाली CT1 का उसने देखा कि अरे CT1 में तो फेल हो गया, तो इसका मतलब यह है इंटरनल में भी फेल कर देते हैं इससे, क्योंकि इसके बस की कुछ है नहीं। तो ये गलत होगा, है ना,
क्योंकि आपने जो करंट स्टेट की जो नॉलेज है वो आपको ठीक है, लेकिन उसके बिहाफ पे आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो, उसके बिहाफ पे आप फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हो। क्या पता सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ जाए, क्या बच्चा पढ़ ले और वो पास हो गया तो आप इंटरनल बैक लगा दोगे। तो इसलिए क्या है कि आपको खाली करंट स्टेट के एनवायरनमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करने के लिए कि एजेंट को क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। दे नीड टू नो इट्स गोल्स विच डिस्क्राइब डिजायरेबल सिचुएशन, मतलब कि उसके जो गोल है वो भी हमें पता होना चाहिए कि गोल ये है, तो उसकी करंट स्टेट के अंदर एजेंट को ये डिसीजंस लेने चाहिए। दे चूज एन एक्शन सो दैट दे कैन अचीव द गोल। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के ये होता है कि जैसे एक फुटबॉलर होता है, उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है कि उसको गोल मारना है, नेट पे मारना है ना, ऑपोजिट टीम की मारना है एग्जैक्टली। सो अब क्या है कि यहाँ पे ये गोल है हमारा, राइट। तो क्या है कि हम उसी टाइप के एक्शंस लेंगे कि हम पास करेंगे बॉल को फर्स्ट प्लेयर से सेकंड प्लेयर, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें गोल पहले से पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, देन आफ्टर ओनली हम डिसीजन ले सकते हैं, हम एक्शन को कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कैन कंसिडर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल एक्शंस बिफोर डिसाइडिंग वेदर द गोल इज अचीव्ड और नॉट। इसका मतलब क्या है कि अब मान के चलिए अब मेरे से किसी ने ये बोला कि आपको 1 to 10 तक काउंटिंग पढ़नी है, ठीक है। अब मेरे पास इसके पीछे मैं तो 3 प्रपोजल्स लेके चल रहा हूँ, 3 पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहा हूँ, आप मान के चलिए और भी मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहला मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं खाली इवन नंबर पढ़ूंगा, दूसरा है मैं खाली ऑड पढ़ूंगा, और तीसरा है मैं सारे पढ़ूंगा। मतलब कि जैसे मैंने ऑड चूज़ किया, सो इफ़ आई चूज़ ऑड तो इसका मतलब क्या है कि 1 3 5 7 9 11, तो इस तरीके से मैंने काउंटिंग पढ़ी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इवन पढ़ता हूँ 2 4 6 8 10, और दूसरा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आप इसमें से कौन सा सबसे करेक्ट बताओगे कि सबसे करेक्ट आपने ये सीक्वेंस पकड़ा है। एक्चुअली आप कोई सा भी सीक्वेंस पकड़ सकते हो, लेकिन एक्चुअली हमें गोल ये पता होना चाहिए कि उसने हमसे क्या बोला है। उसने हमसे बोला है कि 1 to 10 तक आपको काउंटिंग पढ़नी है ना। तो 1 से लेकर 10 तक तो 1 2 3 4 इवन और ऑड दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। तो चाहे सीक्वेंस लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा गोल पक्का होना चाहिए। ठीक है जी, हमारा चाहे सीक्वेंस लंबा हो जाए, हमें चाहे समय ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो गोल है उस तक हमें पहुंचना है कैसे भी। ये है गोल बेस्ड एजेंट्स का काम, जो कि हमें भी बनना चाहिए अपनी लाइफ में, सो दैट हम लाइफ में जो बनना चाहते हैं, जो हमारा गोल है उसे हम अचीव कर सकें। क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वी हैव टू फेस देम। चलिए इसका मॉडल भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि एनवायरनमेंट सेम, परसेप्शन गया सेंसर्स के अंदर, सेंसर ने आगे पास किया व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, मैं गया, वहाँ पे जाने के बाद इंटरफेरेंस आते हैं चीज़ों का, जैसे हमारी डेली लाइफ में भी हमारी गोल्स के बीच में कई सारे लोग आ जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। स्टेट आ जाती है सबसे पहले, दूसरा आता है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, कि कैसे कैसे वर्ल्ड जो है वो इवॉल्व करता है। फिर है व्हाट माई एक्शंस डू, कि मेरे एक्शंस क्या क्या कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो अपना इंटरफेयर दिखाती हैं। तो ये इंटरफेयर कहाँ कहाँ पे दिखाती है, तो सबसे पहले व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ में भी दिखाती हैं दोनों चीज़ें, साथ ही साथ व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए, तो अगर क्या होगा कि अगर मैं एक्शन ए कर दूं तो इसमें भी दोनों का इंटरफेयर होता है। और उसके बाद ये दोनों प्रोसेसेस पास होने के बाद गोल से मैच किया जाता है कि अगर आप गोल तक पहुंच रहे हो, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या एक्शन करना चाहिए, वो लेकर के आप एक्यूटेटर के पास जाते हो, एक्यूटेटर एक्शन करता है और वो एनवायरनमेंट में डाल देता है। ये था हमारा गोल बेस्ड एजेंट्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो है इस एजेंट का वो है इट कीप ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड स्टेट एज वेल एज अ सेट ऑफ गोल्स। मतलब कि ये ट्रैक रखता है गोल स्टेट का, साथ ही साथ गोल रखता है किसका, सेट ऑफ गोल्स भी रखता है। मतलब कि ट्रैक रखता है वर्ल्ड स्टेट का कि कौन सी स्टेट चल रही है, कौन सी स्टेट नहीं चल रही है, ये इस चीज़ का भी ट्रैक रखता है। साथ ही साथ जो उसे गोल्स अचीव करने हैं उसका भी ये ट्रैक रखता है। इट इज़ ट्राइंग टू अचीव, जिन गोल्स को ये अचीव करने की कोशिश कर रहा है, एंड चूजेज एन एक्शन दैट विल लीड टू द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल। और वो किन एक्शंस को चूज करेगा, जो एक्शंस उसको अचीवमेंट की तरफ लेकर के जाएंगे। उन एक्शंस को चूज नहीं करेगा जो कि उसे डिग्रेड करेंगे, ग्राफ को नीचे लेके जाएंगे। ठीक है जी, अपनी लाइफ में भी इसको लेके आना प्लीज़, सो दैट आप भी ग्राफ ऊपर करो नीचे नहीं। ठीक है जी, चाहे समय ज़्यादा लग जाए।
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, इट इज़ द बेस्ट वे टू अचीव द गोल। ये सबसे बेस्ट वे होता है अचीव करने का गोल को। इट इज़ यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। ये कब काम आता है, जब इसके पास बहुत सारे मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एंड एन एजेंट हैज़ टू चूज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द बेस्ट एक्शन। और उसको कौन सा एक्शन चूज वो करना होता है, काम किस पे, कौन से एक्शन पे करना होता है, सबसे बेस्ट एक्शन जो होता है उसके ऊपर काम करना होता है, सबसे एफिशिएंट वाला। तो अब जैसे मैंने आपको यही एग्जांपल लिया हमने काउंटिंग वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 4 6 8 7 2 4 6 8 10 और 3 1 3 5 7 9 11। तो ये वाले जो थे ये सारे हमारे ऑल्टरनेटिव्स थे और इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो उसको चूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं काउंटिंग को पूरा करने के। तो जो हमारी सबसे बेस्ट जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी वो उसको चूज़ करेगा। चलिए फिर उसके बाद ये किस में करता है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास प्रायोरिटी देने के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे कि हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्लोटिंग नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स। तो वैसे ये क्या करता है, ये यूटिलिटी फंक्शन जो होता है मैप ईच स्टेट टू अ रियल नंबर। किस में करता है, रियल नंबर में करता है, टू चेक हाउ एफिशिएंटली ईच एक्शन अचीव्स द गोल, जिससे कि ये चेक कर सके कि हर एक एक्शन कितना जल्दी गोल तक पहुंच पा रहा है। तो अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एनवायरनमेंट होता है, वो भी सेंसर्स में जाता है और यहाँ पे भी वही व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, व्हाट इट विल बी इफ आई डू एक्शन ए। यहाँ पे भी इंटरफेरेंस होता है 3 चीज़ों का, सबसे पहला स्टेट, दूसरा हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माई एक्शंस डू, और यहाँ पे इंटरफेरेंस दोनों का होता है, दोनों में होता है। ठीक है जी, चलिए फिर हम ये आगे जाता है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट। मैं कितना खुश होऊंगा इस स्टेट में, और उसमें कितना क्या जाएगा, गोल जाएगा। ठीक है, मतलब गोल का जो होगा इंटरफेरेंस होगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ जाएगी वो गोल से होकर के जाएगी। अगर आप खुश भी हो और गोल भी अचीव हो रहा है तो वही वाली चीज़ इसमें जाएगी। आफ्टर दैट वो जाएगी आगे, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, और वो एक्शन जाएगा एक्यूटेटर में, और एक्यूटेटर से एक्शन होते हुए जाएगा एनवायरनमेंट में। ठीक है जी, ये था इसका मॉडल। और इसका एक लास्ट पॉइंट भी है, इसका लास्ट पॉइंट है जी, इट यूजेज अ मॉडल ऑफ वर्ल्ड अलॉन्ग विद अ यूटिलिटी फंक्शन। ये एक मॉडल यूज़ करता है दुनिया का जिसके अंदर एक यूटिलिटी फंक्शन भी होता है, जो कि मेज़र करता है प्रेफरेंसेस को अमॉन्ग द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भी स्टेट्स हैं उन सब के बीच में एक कंपैरिजन करता है और फिर उसके बाद फाइंड करता है कि सबसे बेस्ट या फिर सबसे बेस्ट प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए। देन इट चूजेज द एक्शन दैट लीड टू बेस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो ये किसको चूज़ करता है, एक्शन, किस एक्शन को चूज़ करेगा, भैया कोई भी होगा, वो सबसे एफिशिएंट बच्चे को ही मॉनिटर बनाते हैं क्लास के, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेड जो एक्शन होगा, सबसे बेस्ट एक्शन होगा, उसी को ही यूटिलिटी में चूज़ किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे 4 एजेंट्स, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा विद मॉडल, और प्लीज़ मॉडल को अच्छे से कर लीजिएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर आप ये एक ही ट्यू में विद मॉडल बना के आते हो तो आप 10 के 10 नंबर को सिक्योर करोगे, अच्छे नंबर से आप पास होगे। ठीक है जी, चलिए CT1 में तो ये क्वेश्चन 99% आने के चांसेस हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है इंटेलिजेंट एजेंट। तो इंटेलिजेंट एजेंट की बात करें, इट इज़ एन ऑटोनॉमस एंटिटी। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस मतलब अपने आप काम करने वाला या फिर अपने आप सोचने वाला, वो एंटिटी है विच एक्ट्स अपॉन एन एनवायरनमेंट यूजिंग सेंसर्स एंड एक्यूटेटर्स। और ये एक एंटिटी है जो कि काम करता है एक एनवायरनमेंट पे यूजिंग सेंसर्स एंड एक्यूटेटर्स फॉर अचीविंग द गोल, गोल को पूरा करने के लिए। इन IA एक एब्रीवेशन यूज़ किया है मैंने फॉर व्हाट, इंटेलिजेंट एजेंट के लिए। ठीक है, मे लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू अचीव देयर गोल्स, मे लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू अचीव, और जो कि एनवायरनमेंट से याद करता है, सीख सकता है, जिससे वो अपने गोल को पूरा कर सके। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जो परसेप्ट्स हैं वो जाते हैं सेंसर इफेक्टर्स के अंदर, और यहाँ से जो भी रिप्लाई होता है वो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है जी, इस तरीके से ये साइकिल जो है इंटेलिजेंट एजेंट की चलती रहती है। फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, इंटेलिजेंट एजेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले होता है IA मस्ट लर्न एंड इम्प्रूव थ्रू इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस करे वो याद करे, जैसे कि हमारे मेंटोर्स होते हैं। ठीक है,
तो अब जब भी हम अपने मेंटोर से मिलते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते हैं। तो हमारा टीचर जो है वो हमारा एनवायरनमेंट है, एंड हम क्या है, सेंसर्स है और एक्यूटेटर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम याद करते हैं हमेशा जब भी हम अपने मेंटोर से मिलते हैं, चाहे वो हमारी लर्निंग पार्ट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कुरिकुलम हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। चलिए, आई मस्ट अडेप्ट ऑनलाइन एंड रियल टाइम सिचुएशन। जो आई है, इंटेलिजेंट एजेंट है, वो क्या होना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए ऑनलाइन और रियल टाइम सिचुएशंस को, उसे अडेप्ट कर लेना चाहिए। आई मस्ट लर्न क्विकली फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, या फिर हम कह सकते हैं बिग डेटा। तो एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे क्या है कि बिग डेटा जो है ना उसको भी डील करना आना चाहिए, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं और हमने पिछली बार पढ़ाई है सॉफ्ट स्किल्स में कि क्या है कि ये जो बिग डेटा होता है, बिग डेटा में भी पढ़ा है, सॉफ्ट स्किल्स में भी पढ़ा है। तो बिग डेटा को डील करना भी एआई को आना चाहिए, सो दैट ये हमारी कैलकुलेशंस को, जो हमारी वेदर फोरकास्टिंग है या फिर कई सारी चीज़ें जिसके अंदर एप्लीकेशन है बिग डेटा की, तो उसको बेटर बाय बेटर कर सके डे पर डे, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए, मस्ट एकोमोडेट न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग रूल्स इंक्रीमेंटली, मतलब कि इसके अंदर न्यू प्रॉब्लम स्किल्स या फिर रूल्स जो है ना वो अपने आप आने चाहिए, ऐसा ना हो कि हमें डालने पड़ रहे हैं। अगर डालने पड़ रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो लर्न क्विकली फ्रॉम इटसेल्फ या फिर व्हेन इट इज़ इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, ओके। मस्ट हैव मेमोरी विच मस्ट एग्जिबिट स्टोरेज एंड रिट्रीवल कैपेसिटीज़, मतलब उसकी मेमोरी ऐसी होनी चाहिए जो एग्जिबिट कर सके स्टोरेज को। एग्जिबिट मतलब कि कुछ स्टोरेज हो उसकी यार, ऐसा तो ना हो कि मतलब कि वो स्टोर ही नहीं कर पा रहा, उसको स्टोर मतलब हमने 10 MB का चीज़ स्टोर करी और देन स्टोरेज फुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी खासी इसके पास स्टोरेज होनी चाहिए जिसके अंदर रिट्रीवल कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। रिट्रीवल कैपेसिटीज़ मतलब कि अगर हम डेटा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैक, देन जो डेटा है हमारा वो वापस आ सके, ठीक है जी। चलिए, शुड बी एबल टू एनालाइज सेल्फ इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, वो खुद को एनालाइज करे इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, एरर एंड सक्सेस। बिहेवियर, एरर एंड सक्सेस, इन तीनों चीज़ों में वो खुद को क्या करे, एनालाइज करे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक ऐप साइट्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है, और क्या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या आपको इस वीडियो की क्विक रिवीजन वीडियोस भी चाहिए या नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई और किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी, मैं आपके लिए काम कर पाऊँगा उस वीडियो के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर आगे आते हैं आर्किटेक्चर ऑफ LA मतलब लर्निंग एजेंट, ठीक है। तो आर्किटेक्चर ऑफ लर्निंग एजेंट, तो IA जो था वो उतना ही था जितना हमने पीछे पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट हमारा लर्निंग एजेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे पहले हमारा आर्किटेक्चर है हमारा LA का, तो इसके अंदर सबसे पहले एनवायरनमेंट होता है, एज सिंपल एज दैट। ये तो सब में रहने वाला है, एनवायरनमेंट तो ज़्यादातर सब में रहने वाला है जितने भी एजेंट्स हैं। फिर उसके बाद क्योंकि एजेंट्स के अंदर सेंसर्स, एक्यूटेटर्स और एनवायरनमेंट, तो ये तीन चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट है, ये सेंसर है, यहाँ से सेंसर से ये परफॉर्मेंस एलिमेंट में गई चीज़ें, फिर उसके यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, या तो वो सेंसर से परफॉर्मेंस एलिमेंट में जाएगी या फिर वो क्रिटिक में जाएंगी, ठीक है जी। क्रिटिक में भी जा सकती हैं, उसके अलावा ये परफॉर्मेंस एलिमेंट में भी जा सकती हैं। अगर क्रिटिक में गई तो यहाँ पे वो फीडबैक लेगा और फिर उसके बाद लर्निंग एलिमेंट में डालेगा चीज़ों को, और फिर यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस एलिमेंट में चेंजेस होंगे। परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करेगा, अगर वो एक्शन सही हुआ तो वो एक्यूटेटर में भेज देगा, अगर नहीं हुआ तो इसके अंदर नॉलेज भेज देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये लर्निंग गोल्स, जो भी इसके लर्निंग गोल्स होंगे वो हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेटर आ गया, और यहाँ से ये चीज़ें जो है, जो भी प्रॉब्लम जनरेट हुई वो जाएगी परफॉर्मेंस एलिमेंट में, और वो जाएगी एक्यूटेटर्स में, एंड देन एनवायरनमेंट में, ठीक है जी। इस तरीके से ये आर्किटेक्चर है LA का, इसको बिल्कुल डिट्टो से याद कर लीजिए। इसको ज़्यादा याद करना डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी टेक योर टाइम, क्योंकि अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आर्किटेक्चर भी आने के चांसेस हैं। चलिए फिर इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, LA के आर्किटेक्चर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, लर्निंग एलिमेंट के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। ये लर्निंग एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट्स बनाता है।
ये फीडबैक का यूज़ करता है जो कि हमें क्रिटिक से मिलते हैं कि कैसा एजेंट जो है हमारा काम कर रहा है और क्या क्या डिटरमाइन कर रहा है, और उसकी मदद से हमारी जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है वो भी डिटरमाइन करती है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए फ्यूचर के अंदर। ठीक है, द डिज़ाइन ऑफ लर्निंग एलिमेंट डिपेंड ऑन डिज़ाइन ऑफ परफॉर्मेंस एलिमेंट। जो डिज़ाइन है लर्निंग एलिमेंट का वो किस पर डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस एलिमेंट के डिज़ाइन के ऊपर। मतलब कि जो हमारा लर्निंग एलिमेंट है वो वैसे ही तो काम करेगा जैसे हमारा परफॉर्मेंस एलिमेंट हुआ। अगर मान के चलो कि परफॉर्मेंस एलिमेंट 2.2 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, तो जो लर्निंग एलिमेंट है वो भी तो इतना ही करेगा या फिर इससे कम करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोसेस है वो यहाँ से होकर के ऐसे जाएगा, है ना। कि अगर इसने चेंजेस भेज भी दिए तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा। तो क्या होगा कि जैसा आप डिज़ाइन परफॉर्मेंस एलिमेंट का रखोगे वैसा ही लर्निंग एलिमेंट का भी रखोगे, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सेट्रा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है परफॉर्मेंस एलिमेंट। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शंस। जो भी एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं उनको सेलेक्ट करने में डिपेंडेंट होता है कि एक्यूटेटर में ये एक्शन भेज के ये वाला काम करवाएंगे। ठीक है जी, चलो फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट जिसका नाम है क्रिटिक। तो क्रिटिक क्या होता है, ये बताता है एली हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग। ये क्या करता है, एली को बताता है। एली मतलब लर्निंग एजेंट को क्या बताता है, लर्निंग एलिमेंट को क्या बताता है, हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग, कि कैसा काम एजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा कुछ स्टैंडर्ड फिक्स्ड होता है कि मान के चलिए कि इससे नीचे हम प्रोसेसर की पावर नहीं दे सकते हैं, या फिर इससे नीचे हम बिहेवियर नहीं दे सकते हैं, इससे नीचे हमारा ग्रेड नहीं जाना चाहिए। तो वैसे ही एक फिक्स्ड ग्रेडिंग स्टैंडर्ड होता है जिसके तहत उसके रेस्पेक्ट में उससे कंपेयर किया जाता है एली को कि एली कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है नेसेसरी। बिकॉज ये नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी इसलिए है क्योंकि जो परसेप्ट है वो अपने आप प्रोवाइड नो इंडिकेशन ऑफ एजेंट सक्सेस, क्योंकि वो खुद एजेंट की जो सक्सेस होता है उसको इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, परसेप्शन का काम क्या होता है, परसेप्शन का काम बस प्रोसेस होने का होता है, वो उसका काम इंडिकेशन का नहीं होता है। तो इंडिकेटर्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट है प्रॉब्लम जनरेटर। तो प्रॉब्लम जनरेटर का क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शंस दैट विल लीड टू न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सजेस्ट करने के लिए उन एक्शंस को जो कि हमें लीड करेंगे नए और इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस की तरफ। इट ऑल्सो सजेस्ट एक्सप्लोरेटरी एक्शंस, और एक्सप्लोरेटरी एक्शंस जो भी होते हैं उनको ये हमें सजेस्ट करता है। अब मान के चलिए कि आप यूज़ कर रहे हैं अपना कीबोर्ड एंड समहाउ यू विल गेट सम सजेशंस, राइट। तो आपको वो जो सजेशंस होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो आपको एक तरीके से मैं अगर बोलूँ तो एलए का ही काम है, लर्निंग एजेंट का ही काम है, जो कि आपके लर्न करता है पैटर्न्स को जो कि आप कर रहे होते हो डेली लाइफ पे, जो भी आप टाइप कर रहे होते हो उन चीज़ों को याद करके आपको सजेस्ट करता है, उनको एक्सप्लोर करता है, उस चीज़ों को एक्सप्लोर करता है कि आप किस टाइप के पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो, फिर उसी टाइप की चीज़ आपको वो क्या करता है, सजेस्ट करता है। ठीक है, और हमारा जो भी हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसके अंदर भी यही सेम चीज़ होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर आप ज़्यादा धार्मिक चीज़ें देखते हो तो आपको ज़्यादा उसी टाइप की चीज़ें मिलती हैं। अगर आप ज़्यादा फ़नी चीज़ें देखते हो, कॉमेडी चीज़ें देखते हो वो भी दिखेंगी। अगर एक्शन देखते हो ज़्यादा तो एक्शन दिखेगा, रेसिंग देखते हो तो रेसिंग दिखेगा, है ना। तो इसी चीज़ों पे हमारा जो है ये सारी चीज़ें एलए काम करता है। ये सारा का सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रहा है मेनली। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलए एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एलए जो है हमारा लर्निंग एजेंट है उसके हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, और दूसरा हम एप्लीकेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, और दूसरा हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सिचुएटेडनेस। तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन एन एजेंट रिसीव सम फॉर्म ऑफ सेंसरी इनपुट। जब भी कोई एजेंट रिसीव करता है कुछ सेंसरी इनपुट को एनवायरनमेंट में से, उसको कुछ एक्शंस करने होते हैं जो कि चेंज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ना कुछ तरीके से। मतलब कि अभी हमने इधर ही देख लेते हैं। तो इधर एक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ने क्या किया, उसने एक परसेप्ट था, एक सेंसरी इनपुट था जो कि भेजा सेंसर्स को भेजने के बाद उसने समहाउ परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास जो भी किया, प्रोसेस हुआ जो भी हुआ, फिर उसके बाद वो एक्यूटेटर्स के पास गया ना एक्शन के लिए, और इसने क्या किया, इसने वो एनवायरनमेंट के अंदर एक्शन किया। ठीक है, एक तरीके से आप गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये गवर्नमेंट है, ये एक बॉडी है गवर्नमेंट की। इसने कुछ गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ये वाली बिल्डिंग बनानी है, तो इसने क्या किया, इसने गवर्नमेंट ने बस ऑर्डर किया इसको सेंसरी को
देन सेंसरी ने उस चीज़ को प्रोसेस किया, ब्लूप्रिंट बनाया, फलाना फलाना जो भी करना था। आफ्टर दैट जब वो एक्शन रेडी हो गया तो उस एक्शन ने गवर्नमेंट को रिट्रीव किया कि अब आपका प्लान रेडी है जी, अब आप बना सकते हो, या फिर ये वाला एक्शन हो गया है या फिर कर दो, है ना। तो इसी तरीके से वाली चीज़ काम करती है। जैसे आप स्टैचू का भी एग्जांपल ले सकते हो, एक चीज़ सिचुएटेड होती है, इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर आते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? एन एजेंट इज एबल टू एक्ट विदाउट डायरेक्ट इंटरविजन। अगर मैं इंटरविजन की बात करूँ तो यहाँ इसका मतलब होता है इंटरप्शन, ठीक है। तो मतलब कि जो एजेंट है वो जो एजेंट है वो काम कर सकता है बिना किसी डायरेक्ट इंटरप्शन के, बिना किसी डायरेक्ट मतभेद के, हस्तक्षेप के, फ्रॉम ह्यूमन और अदर एजेंट्स, या तो ह्यूमन या फिर किसी और एजेंट के थ्रू कोई भी इंटरविजन या फिर इंटरप्शन उसे नहीं चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट इंटरविजन नहीं चाहिए। दिस टाइप ऑफ एजेंट हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ओन एक्शंस एंड इंटरनल स्टेट। तो इस टाइप के जो एजेंट होते हैं उनके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होता है, उनके एक्शंस के ऊपर और उनकी इंटरनल स्टेट के ऊपर। फिर हम आगे बात करते हैं तो फिर आता है अडेप्टिविटी। तो अडेप्टिविटी के अंदर क्या होता है? कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज विद इन इट्स एनवायरनमेंट। तो इनके अंदर क्या होता है? कैपेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं ये। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उनको बोला कि आप फ्लोटिंग नंबर में आंसर दो तो वो फ्लोटिंग में देने को तैयार है। अगर आपने बोला रियल नंबर में चाहिए तो रियल नंबर में देने को तैयार है। अगर आपने बोला कि इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर में देने को तैयार है। तो ये क्या है? एडेप्टिविटी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी चेंज किसके अंदर होता है? एनवायरनमेंट के अंदर होता है। जो भी चेंजेस होने वाले हैं ना वो एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखना। फिर आता है सोशेबिलिटी। सोशेबिलिटी के लिए मतलब क्या होता है? सोशल होने का मतलब क्या होता है? कि लोगों से इंटरैक्ट करना, राइट। तो वैसे यहाँ पे होने वाला है कैपेबल ऑफ इंटरैक्टिंग इन पीयर टू पीयर। पीयर टू मतलब 1 to 1 पीपल से आप कनेक्ट कर सकते हो विद अदर एजेंट्स और ह्यूमंस, विद द हेल्प ऑफ अदर एजेंट्स या फिर ह्यूमंस की हेल्प से। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी हमारा एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस हमारे होते हैं एलए के। तो सबसे पहला है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब कि अगर आपको डेटा एकत्रित करना है, एक जगह इकट्ठा करना है तो आप एलए की मदद से कर सकते हो। क्लासिफिकेशन, अगर आपको किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है या फिर क्लासीफाई करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर आता है सर्चिंग इंजन्स। जो भी हमारे सर्चिंग इंजन्स होते हैं उसके अंदर भी लर्निंग एजेंट्स का ही काम किया जाता है। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि बाय द वे इफ़ यू हैव सर्च यूनिक वेबसाइट्स ओवर द गूगल, तो आपको वो ऑटोमेटिकली ना सजेस्ट कर देगा, क्योंकि बहुत लोगों ने सर्च किया होगा तो आपको वो ऑटोमेटिकली सर्च कर देगा सर्च इंजन्स के अंदर कि आप यूनिक वेबसाइट सर्च कर रहे हो, या फिर अगर आप कंप्यूटर्स में ज़्यादा सर्च करते हो, प्रोग्राम्स पर जावा सर्च कर रहे हो, राइट। तो आप जैसे ही जावा लिखोगे आगे लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिकली कंपाइलर। तो इस तरीके से चीज़ें जो है हमारी सर्च इंजन में काम करती हैं। फिर आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन आप जानते होंगे, गूगल लेंस। तो हमारा गूगल लेंस होता है, वो भी इसका एक एग्जांपल है। फिर आता है प्रिडिक्शन जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि वेदर फॉरकास्टिंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिडिक्शन, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बिग डेटा की हेल्प से प्रिडिक्ट ही की जाती हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट डे का वो देख लेता है, भविष्यवाणी कर लेता है। तो वो इट्स ऑन टोटली डिपेंडेंट अपॉन द हिस्ट्री एंड प्रिडिक्शन। फिर आता है आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का नाम सुनते के साथ ही सबसे पहला इंसान जो दिमाग में आता है वो आता है इलॉन मस्क, और सबसे पहली जो कंपनी है वो दिमाग में आती है टेस्ला। तो उसने भी इसी चीज़ को यूज़ किया है। फिर आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जेस्चर्स। तो जस्ट लाइक आप कुछ जेस्चर्स कर सकते हो, जैसे कि आपने कुछ स्मार्ट टीवीज़ या फिर कुछ देखे होंगे, कुछ प्रोग्राम्स है पाइथन में जिसके अंदर आपके फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है ना। और फिर उसके बाद अगर मैं क्या करूँ, जैसे कि मैंने अगर ऐसे किया तो ऐसे करने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पाइथन के अंदर हैं एंड एप्लीकेशंस हैं उसकी। सो आई एम नॉट गिविंग दैट कि पाइथन में ही है, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जेस्चर्स का मतलब क्या है और कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसका हम किस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं फॉर्मली। सबसे पहले आता है एक्सप्लिसिट गोल ऑफ प्रॉब्लम। एक्सप्लिसिट गोल का मतलब क्या होता है? गोल्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स बाय लिमिटिंग द ऑब्जेक्टिव्स दैट एजेंट इज ट्राइंग टू अचीव। मतलब कि मान के चलिए कि आपने एक एजेंट है, उसको आपने 10 काम दे दिए कि आपको बॉड मास भी फॉलो करना है, आपको पहले एडिशन करना है, आपको पहले ऑफ करना है, फिर ब्रैकेट करना है। आपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स दे दिए एक ही गोल तक पहुंचने के लिए, है ना। तो वो क्या करेगा? वो ऑर्गेनाइज कर देगा उन चीज़ों को और लिमिट कर देगा कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जिससे वो अचीव कर सके गोल को, ठीक है।
गोल फॉर्मुलेशन इज़ बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, ये टोटली करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड द एजेंट्स परफॉर्मेंस मीजर, और जो भी एजेंट्स की परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर मेजरमेंट करके ही ये फॉर्मुलेशन करता है। इट इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये पहला कदम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपको एक स्कूल के अंदर आपको कोई असाइनमेंट मिल जाए और असाइनमेंट भी डेवलपिंग का हो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं। मान के चलिए कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट के अंदर आपको होम बटन लेके आना है, आपको मेन्यू बटन लेके आना है, आपको कॉन्टैक्ट अस लेके आना है, आपको और क्या लेके आना है, आपको साइट मैप लेके आना है, ठीक है। आपको 2 लिंक्स और डालने हैं, जैसे फेसबुक का डालना है, इंस्टाग्राम का डालना है, ठीक है, सोशल मीडिया का एक हैंडल बनाना है। तो अब क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स इतने सारे हो गए, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिमिट करोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है। आप ऑर्गेनाइज करोगे, राइट, आप प्लान करोगे, या फिर मैं कहूँ ऑर्गेनाइज करोगे, सिंपली ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो ऑर्गेनाइज करोगे, आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, सबसे पहले आप होम पेज बनाओगे, फिर उसके बाद आप कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम बनाओगे, फिर फेसबुक बनाओगे, या फिर जो भी बनाओगे, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो ये जो होता है एक्सप्लिसिट गोल ऑफ प्रॉब्लम का, ये होता है मतलब। फिर आता है इम्प्लिसिट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ हाउ सक्सेस इज़ डिफाइंड। ये इसकी हम सक्सेस को डिफाइन कैसे करते हैं। कुछ लोगों के अंदर सक्सेस क्या होता है कि भैया हमने बस इतना कर लिया, हो गया, हमने बस 90 नंबर लाने थे, 140 में से हम ले आए, तो उनके लिए वो सक्सेस हो गई। और किसी के लिए क्या होता है कि हमें रुकना नहीं है, हम अगर 90 लेके आए हैं अब तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 100 लेके आने हैं, उससे नेक्स्ट टाइम 110 लेके आने हैं, उससे नेक्स्ट टाइम 140 ही लेके आने हैं। तो क्या हो गया, कुछ लोग सक्सेस में खुश हो जाते हैं छोटे में, कुछ लोग ज़्यादा में हो जाते हैं। तो हर एक इंसान की डेफिनेशन अलग होती है, राइट। तो दिस विल बी अल्टीमेट थिंग सिस्टम नीड्स टू अचीव। तो क्या है कि हम डिफाइन कैसे करते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कौन सी चीज़ हमें अचीव करनी है सबसे पहले, उसको हम सक्सेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटपुट, और जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटपुट या फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन आउटपुट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आउटपुट के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं। फिर आता है इनिशियल सॉल्यूशन। अगर हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेट हो गई, मतलब स्टार्टिंग स्टेट हो गई। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग की ही बात हो रही है। मीन्स दैट व्हाट इज गोइंग टू बी स्टार्ट स्टेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की पहली स्टेट या फिर स्टार्टिंग स्टेट क्या होने वाली है, उसको हम इनिशियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आता है हमारा एबिलिटी टू परफॉर्म। एबिलिटी टू परफॉर्म का मतलब टेल्स हाउ एजेंट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, हाउ ऑपरेशंस एंड रूल्स आर स्पेसिफाइड विच चेंज द स्टेट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सॉल्यूशन। मतलब कि जो हमारा जो एजेंट है उसको ये बताया जाता है कि आपको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में बदलना है, और किस तरीके से आप ऑपरेशंस और रूल्स को स्पेसिफाई करते हो। मतलब जैसे कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि बॉड मास फॉलो करना है, तो वो ऑपरेशंस को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, रूल्स को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, और जो भी स्टेट्स के अंदर चेंजेस होंगे उसी तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर देगा, ठीक है जी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के भी 2 काइंड होते हैं। सबसे पहला होता है इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन और दूसरा होता है कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन। तो अगर हम इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन की बात करें, इट इन्वॉल्व्स ऑपरेटर्स दैट आर्ग्यूमेंट द स्टेट डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी स्टेट। मतलब एम्प्टी स्टेट से तो ये स्टार्ट होता है जी, ठीक है, और इसके अंदर जो स्टेट की डिस्क्रिप्शन होती है वो लिखी हुई होती है, सिंपल। ये जनरेट करता है सीक्वेंसेस को। सीक्वेंसेस मतलब कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। मेमोरी रिक्वायर्ड इज लेस, जो मेमोरी चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है। एज ऑल स्टेट्स आर नॉट एक्सप्लोर्ड, क्योंकि इसके अंदर सारी जो स्टेट्स हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता। एक्सप्लोरेशन विल बी डन टिल गोल अचीव्ड, और एक्सप्लोरेशन कब किया जाएगा, जब हम गोल को अचीव कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है जी कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन। कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होता है, इनिशियली हैव सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटेड इन इनिशियल स्टेट। जो इनिशियल स्टेट होता है उसके अंदर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसको हम डाल के रखते हैं या फिर स्टार्ट करके रखते हैं। वाइल डूइंग एनी एक्शन फर्स्ट कंडीशन ऑन एक्शन विल बी चेक। जब हम कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसको हम चेक करते हैं, सो दैट द कॉन्फ़िगरेशन स्टेट आफ्टर एक्शन विल बी सेम लीगल स्टेट। जिससे कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्टेट है उसके अंदर हम कोई भी चेंज ना करें, कोई भी परेशानी ना हो जब भी हम कोई भी लीगल स्टेट के अंदर पहुँचें। लीगल स्टेट मतलब कि मेन रनिंग स्टेट जो होती है, जिसके अंदर मेन प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। टेक
टेक्स लार्ज मेमोरी एज कंप्लीट स्टेट, और इसके अंदर क्या होता है, लार्ज मेमोरी चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर जो होती है स्टेट क्या होती है, जनरेट होती हैं, जो भी स्टेट्स होती हैं वो एक्सप्लोर की जा रही होती हैं। दिस फॉर्मुलेशन रिड्यूसेस नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जनरेटेड। इस फॉर्मुलेशन की मदद से क्या होता है, जितने भी हमारे जो सीक्वेंसेस जनरेट हो रहे होते हैं उनके जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन है, इसके अंदर हमारी 10 हुई, तो कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन के अंदर हमारी इसकी हाफ भी हो सकती है, मतलब 10 से तो कम ही होंगी, चाहे वो कितनी भी हो, 9 हो चाहे, लेकिन होंगी तो उससे कम ही। फिर हम आगे बात करते हैं, तो आगे आता है जी कंपोनेंट्स ऑफ एआई टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एआई के जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर टोटल 6 होते हैं, ठीक है, 6 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा एआई है उसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए कि हमारी जो नॉलेज है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो नॉलेज है उसके अंदर ग्राफ हो सकता है, उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर हमने प्री प्लान्ड कोई डाल रखा है डेटा, वो होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक सर्चिंग टेक्निक्स, ह्यूरिस्टिक सर्चिंग टेक्निक्स मतलब हर तरीके से, इफ़ यू हैव सर्च्ड समथिंग तो आपको उसका गूगल आंसर देता ही है, चाहे कुछ भी दे। तो इसका मतलब क्या है कि सर्चिंग टेक्निक जो होनी चाहिए वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि ज़ीरो नल कुछ नहीं दिया आपको। एआई हार्डवेयर, जो भी एआई का हार्डवेयर होता है वो अलग ही होता है। फॉर एग्जांपल अब आपने कभी छोटे छोटे जो टच कीपैड वाले फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर गूगल लेंस चलता हुआ देखा है? आई होप नहीं देखा होगा, अगर देखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर देखा हो तो, क्योंकि एआई जो होता है उसका हार्डवेयर अलग होता है। वो कितने मेगापिक्सल का कैमरा, मिनिमम मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए होता है, उसे लिमिटेड सेंसर्स चाहिए होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट्स होती होंगी एआई की। उसी तरीके से एनएलपी मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब कि आपने कभी ना कभी सीरी की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, कॉर्टेना की आवाज़ सुनी होगी, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल जार्विस, आयरन मैन का जार्विस, वो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो कोई नहीं, लेकिन वो एनएलपी ही है, क्योंकि उसके अंदर एक तरीका है कि वो अपनी आवाज़ को नेचुरल जैसे इंसान बोलते हैं उसी तरीके से प्रोसेस करता है। कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कंप्यूटर का विजन जो होता है या फिर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके फेस को उसने डिटेक्ट किया, तो एक्चुअली क्या होता है जो फेस होता है ना उसके ऊपर भी वो कुछ डॉट डॉट लगा के पैटर्न बना लेता है अपना कुछ कंप्यूटर, और उसी हिसाब से वो आपके फेस को अनलॉक करता है, या फिर कंप्यूटर विजन एज आई टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली। फिर आता है एआई लैंग्वेज एंड सपोर्ट टूल्स। जो एआई होनी चाहिए उसकी भी एक अलग लैंग्वेज होनी चाहिए और साथ ही साथ सपोर्ट टूल्स भी होनी चाहिए, जिससे अगर कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आए तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें, उसको हम क्लैरिफाई कर सकें। ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनवायरनमेंट, कि हमारी एनवायरनमेंट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा, तो इसके अंदर सबसे पहले आप चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, इसके अंदर 7 चीज़ें होती हैं, 7 चीज़ें होती हैं। तो और इसके अंदर एक एक्चुअली जैसे सीधा उल्टा होता है ना, वैसे इसके अंदर कुछ सीन है सीधा उल्टे वाला। तो जैसे कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, कंटिन्यूस मतलब लगातार। तो इसी तरीके से बाकी के हमारे 7 पार्ट्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। स्टेट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो होती हैं अगर वो डिस्क्रीट हुई, अगर वो मतलब अब मान के चलो कि अब इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है, अगर ये वाली चीज़ें हुई तो वो डिस्टिंक्ट है, अदरवाइज वो कंटिन्यूस है। ठीक है, सिंपल। अदरवाइज के बाद जो भी लिखा है उसको एज इट इज़ लिख देना जी, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, सिंपल है। डिस्क्रीट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, डिस्क्रीट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्लियरली विजिबल होने चाहिए, स्टेट्स ऑफ एनवायरनमेंट होने चाहिए। अगर ये सब हैं तो वो जो एनवायरनमेंट है वो डिस्क्रीट है, अगर नहीं, अगर अदरवाइज इट इज़ कंटिन्यूस। ठीक है जी, सिंपल। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं एक और पार्ट बना दूंगा इस वीडियो का। ठीक है, चलिए। ऑब्जर्वेबल, पार्शियली ऑब्जर्वेबल हमने पढ़ा था। ऑब्जर्वेबल मतलब कि 1 to 1, एक ही टीचर है और एक ही बच्चा है, वो एक दूसरे को ट्यूशन, मतलब सॉरी एक दूसरे को बोल रहा हूँ, जो टीचर है वो अपना पूरा ध्यान एक ही बच्चे पे लगा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेबल हुआ, फुल्ली ऑब्जर्वेबल हुआ। पार्शियली ऑब्जर्वेबल मतलब 40 बच्चों की क्लास है, वो जो टीचर है वो कितने बच्चों पे ध्यान दे लेगा, हो सकता है कि हर बच्चे पे 1-1 मिनट ध्यान दे ले। ठीक है, इस तरीके से पार्शियली ऑब्जर्वेबल। पॉसिबल टू डिटरमाइन कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। पॉसिबल क्या होता है कि डिटरमाइन कर सकता है कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को एट ईच टाइम पॉइंट फ्रॉम परसेप्ट्स। तो मतलब कि इसके अंदर कीवर्ड देखो आप, कीवर्ड है कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। अगर जो हमारा वो है
वो कंप्लीट स्टेट को पूरा कर रहा है देन इट इज़ ऑब्जर्वेबल, अगर नहीं कर पा रहा देन इट्स पार्शियल ऑब्जर्वेबल। ओके जी। फिर आता है डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक स्टैटिक के अंदर क्या होता है, एनवायरनमेंट इज चेंजिंग फॉर एजेंट्स एक्शन देन इट्स डायनेमिक, अदरवाइज इट्स स्टैटिक। अगर वो एनवायरनमेंट को चेंज कर पा रहा है एजेंट के एक्शन के हिसाब से तो वो डायनेमिक है, अगर नहीं कर पा रहा है तो स्टैटिक है। सिंगल एजेंट मल्टी एजेंट्स। सिंगल एजेंट के अंदर क्या होता है, एन एजेंट ऑपरेटिंग इटसेल्फ इज सिंगल एजेंट। अगर एक एजेंट ऑपरेट कर रहा है खुद तो उसे सिंगल एजेंट कर रहे कहते हैं। अगर मल्टीपल एजेंट जब कहा जाता है जब जो अदर एजेंट्स हैं वो भी काम कर रहे होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। अब अदर एजेंट्स का मतलब क्या है, अदर एजेंट्स का मतलब है कुछ भी हो सकता है दैट चेंजेस स्टेप बाय स्टेप, जो कि स्टेप बाय स्टेप चेंज करने में हेल्प कर रहे हो या फिर खुद हो रहे हो, तो उन्हें बोला जाता है अदर एजेंट्स। और अदर एजेंट्स अगर अवेलेबल हैं तो मल्टीपल एजेंट्स होंगे, और अगर मल्टीपल एजेंट्स होंगे तो फिर एक्शन उसी हिसाब से होगा जी। और अगर एक ही एजेंट है तो वो सिंगल एजेंट होगा, ठीक है, वो काम अकेले संभाल रहा है, तो सिंपल सी बात है। चलिए एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल। तो एक्सेसिबल मतलब कि एजेंट जो है वो सेंसरी एपरेटस को एक्सेस कर पा रहा है एक स्टेट, कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसे बोलते हैं एक्सेसिबल। अगर नहीं कर पा रहा है तो इनएक्सेसिबल। डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इफ़ नेक्स्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड, अगर नेक्स्ट स्टेट जो है एनवायरनमेंट की वो कम्प्लीटली डिटरमाइन हो चुकी है करंट स्टेट के अंदर, नेक्स्ट स्टेट को इसी स्टेट में डिटरमाइन कर चुके हो, मतलब कि अगर आप लेक्चर नंबर 1 में हो और लेक्चर नंबर 2 की आप नोट्स की कॉपी निकाल चुके हो तो आप डिटर्मिनिस्टिक हो, अगर आप नहीं निकाल पाए हो तो आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो। ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था जो मैं दे सकता था कि मतलब कि आप लेक्चर नंबर 1 में हो तो मतलब आप किसके में हो, करंट स्टेट में हो। अब आप लेक्चर नंबर 2 की सोच रहे हो, मतलब या फिर 2 की आपने डिटरमाइन कर लिया है कि उसकी नोट्स की कॉपी खोल के आप तैयार हो, तो आप क्या है करंट स्टेट में भी रेडी हो और नेक्स्ट स्टेट में भी रेडी हो, तो आप क्या हो डिटर्मिनिस्टिक हो। अगर आप रेडी नहीं हो तो आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो। ठीक है जी। कोई इश्यूज़ हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स डाउनलोड करने हैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, और कुछ डिस्क्रिप्शन में डालना हो तो वो भी बता देना, वो भी डाल दूंगा, ठीक है। और हाँ, मैंने क्वांटम की जो लिंक्स हैं वो भी इंटीग्रेट कर दिए हैं नोट्स के साथ ही, तो आपको नोट्स का जो लिंक है उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा क्वांटम का लिंक। साथ ही साथ मैंने यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो भी आप देख लेना। और उसके अलावा अगर आपको क्विक रिवीजन वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे बता देना, और कोई किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए वो भी बता देना, और कोई इश्यूज़ हो वो भी बता देना, ठीक है जी। आप बता दिया करो, कोई संकोच मत किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोडिक नॉन एपिसोडिक, इसके अंदर क्या होता है, एजेंट्स एक्सपीरियंस इज़ डिवाइडेड इनटू एटॉमिक एपिसोड्स। जो एजेंट का एक्सपीरियंस होता है उसे डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर छोटे छोटे एपिसोड्स में। इन ईच एपिसोड द एजेंट रिसीव्स अ परसेप्ट, और हर एक एपिसोड में जो एजेंट है उसको एक परसेप्ट मिलता है। एंड देन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन, और वो क्या करता है, सिंगल एक्शन को परफॉर्म करता है। अगर ये वाली चीज़ें हो रही हैं तो वो एपिसोडिक है, अगर ये वाला एपिसोड एटॉमिक एपिसोड नहीं बन पा रहे हैं तो वो नॉन एपिसोडिक है। सिंपल, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम जाएगी गोल सेटिंग के अंदर, इसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो मेज़र होगी, और उसके बाद वो जाएगी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में। इसके अंदर एक्शन और स्टेट्स बनेंगी, जिसके बाद वो एग्जीक्यूशन होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाएगा। सिंपल। चलिए अब इसके अंदर स्टेप्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके। तो सबसे पहले गोल सेटिंग होगी। अगर मैं गोल सेटिंग की बात करूँ तो एजेंट सेट द गोल, जो एजेंट है वो एक गोल सेट करता है। स्टेप 2 की बात करें तो गोल फॉर्मुलेशन। गोल फॉर्मुलेशन के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला ऑब्जर्व करंट स्टेट, जो करंट स्टेट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा है टैबुलेट एजेंट्स परफॉर्मेंस मेजर्स, मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रियल नंबर के अंदर जो होता है उसका परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। तो रियल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में तो रखा जाएगा ना, तो वैसे ही उसको टैबुलेट किया जाता है, मतलब टेबल की फॉर्म में रखा जाता है, सो दैट इजीली ऑब्जर्वेबल हो कि कौन सा एजेंट सबसे बेस्ट मेजरमेंट दे रहा है या फिर कौन सा एफिशिएंट है सबसे ज़्यादा। फिर आता है स्टेप नंबर 3
प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, इसके अंदर होता है व्हाट विल बी सीक्वेंस ऑफ एक्शन लीड टू सक्सेस, ऐसे कौन कौन से सीक्वेंस होंगे एक्शन के जो कि हमें लीड करेंगे सक्सेस की तरफ। फिर आता है स्टेप नंबर 4, सर्च इन अननोन एनवायरनमेंट। सर्च इन अननोन एनवायरनमेंट, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि अननोन एनवायरनमेंट है, मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट नंबर ए है, तो एनवायरनमेंट बी में भी आप देख लो अगर कुछ मिल सकता है तो। सर्च फॉर डिज़ायरेबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन, जो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं डिज़ायरेबल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के लिए। एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होता है, वन सॉल्यूशन इज गिवन बाय द सर्च एल्गोरिथम। जब एक बार जो सॉल्यूशन है वो सर्च एल्गोरिथम ने दे दिया, देन एक्शन बाय एल्गो सजेस्टेड आर एग्जीक्यूटेड। जो वो एल्गोरिथम, एक्चुअली क्या होता है कि एक एल्गोरिथम होती है सर्च एल्गोरिथम जो कि हमने यहाँ पे बनाएंगे, तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन हमें सर्च एल्गोरिथम ने दे दिया उसी एक्शन को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है जी, तो ये था हमारे यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, और इसी के साथ ये हमारी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना यार, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कोई डाउट हो, कोई पूछना हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कनेक्ट हो जाओ पर्सनली, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्वांटम का लिंक भी नोट्स के साथ डाल दिया है, नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और कोई सजेशन हो तो वो बता देना, फीडबैक हो तो बता देना, कोई नेक्स्ट वीडियो बनानी हो तो वो बता देना। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स। आपका दिन शुभ हो।